हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट महाकाल आईएएस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोगों की 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्स से रिलेटेड 3 क्लासेस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। और दिसंबर से मैंने आपसे जैसे कि प्रॉमिस किया है, एथिक्स की जो मास्टर क्लासेस ऑलरेडी 21 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। दिसंबर से हम उसको रिज्यूम कर लेंगे और फिर हम आगे सारे लेक्चर कंप्लीट करेंगे। उन लेक्चर्स को बस आपको बार बार देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। और कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 9340786461, उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी मेरा जो प्रॉमिस है वो मैं पूरा निभाऊंगा, पूरा कंप्लीट करेंगे हम मिलकर एथिक्स के और ऐसे की जो भी मास्टर क्लासेस हैं। बट अभी 30 नवंबर तक हमको पढ़ना है ईपीएफओ का। सो आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, एक नया कंसेप्ट की शुरुआत हम कर रहे हैं आज। दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना रहता है, किस तरीके से पढ़ना रहता है, वो हम पूरा क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्या एमसीक्यू बन सकते हैं इस चैप्टर से, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका पूरा डिस्कशन हम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को समझेंगे वो वेज की समझेंगे कि वेज भत्ता आखिर है क्या। वेज तो जो भी सैलरी आपको मिल रही है, जो रिम्यूनरेशन आपको मिल रहा है, कहीं पर भी आप काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। सो एक कंसेप्ट आपने सुना है रिम्यूनरेशन, जिसका मतलब होता है बेसिक पे, और उसी में फिर डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलता है आपको। सो बेसिकली वो पूरा सैलरी का पार्ट है। तो वेज भी वो है कि भाई किसी भी लेबर से आप काम करा रहे हैं तो उसको आप जो भी सैलरी प्रोवाइड करेंगे, जो भत्ता वेज जो आप उसको देंगे, जो सैलरी देंगे, वही वेज की बात है। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा गया है कि हरासमेंट जो है वर्कर का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट की बात की है कि किस तरीके से जो गरीब व्यक्ति हैं, जो मजदूर लोग उनका खून चूसते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ओवर टाइम से काम तो कराते हैं बट उनको जो पेमेंट मिलना चाहिए ओवर टाइम की वो नहीं देते हैं। जो वेज उनके काट लेते हैं और उनका सब एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वर्कर्स का। बहुत ज़्यादा ओवर टाइम वर्क कराते हैं और उनको लीव भी नहीं देते, छुट्टी भी नहीं देते, छुट्टी देते हैं तो पैसा काट लेते हैं। तो कोई भी रूल्स डिफाइन नहीं थे पहले। क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी जो भी हमारी कैपिटलिस्ट क्लास है। सो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया और उस एक्ट का नाम है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। अब इस एक्ट के अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या वेज की डेफिनेशन है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहली बात तो है कि टाइमली और फेयर पेमेंट जो है मिलना चाहिए वेजेस को, वेज एम्प्लॉई को। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन करा है। सेकंड पॉइंट फेयर पेमेंट की है कि कोई भी अनऑथराइज डिडक्शन आप नहीं करेंगे। कोई भी डिडक्शन करे तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो भी वेज की सीलिंग है, अब वेज की सीलिंग ये है कि भाई पहले तो ये था कि भाई 1000 रुपये अगर आप कमा रहे हैं 1936 के एक्ट में, 1000 अगर आपका है वेज पर मंथ, तो उसके रिगार्डिंग रूल्स थे। फिर 1982 में जो लिमिट है वो 1600 बढ़ा दी। फिर 2005 का जो पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट एक्ट है उसमें इस लिमिट को कर दिया 6500। एमसीक्यू क्या बन सकता है कि एज पर 2005 का एक्ट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो लिमिट थी वो कितनी थी। अब वो 10,000 एक ऑप्शन में दे देगा, 10,000, दूसरा ऑप्शन 15,000 दे देगा, तीसरा ऑप्शन 20,000 दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा 6,500। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6,500। इस चीज़ को आपको रट लेना है, बार बार मगअप करना है कि एज पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो लिमिट थी वो 6,500 रुपये है। इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा 1936 एक्ट के अंतर्गत क्या सैलरी थी, तो वो 1,000 रुपये थी। 1982 के एक्ट के अंतर्गत क्या सैलरी थी, वो 1,600 रुपये थी। तो 3 एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एग्जाम में अगर पूछेगा 30 नवंबर को ईपीएफओ के, तो वो ये पूछ सकता है। चौथी बात कि 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कितनी है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो इसमें वो 50,000 रुपये दे सकता है, 25,000 दे सकता है, 26,000 दे सकता है और 24,000 दे सकता है, या लेस देन और इक्वल टू 24,000 दे सकता है। सो 24,000 से कम जितने भी लोगों की सैलरी है उस पर जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1936 जो है अप्लाई होगा। तो 24,000 से कम सैलरी होना चाहिए। ये आया 2017 में अमेंड करने के बाद। तो हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भाई 24,000 होना चाहिए किसी व्यक्ति की जो सैलरी है मंथली, तो उस पर एक्ट लग जाएगा। अगली बात ये है कि भाई ओवर टाइम अगर आप किसी व्यक्ति से काम करा रहे हैं या लीव उसको हॉलीडे है उस पर आपका कैसा क्या है, लीव ले रहा है वो तो 4 दिन पहले उसको मतलब जो भी पैसा वगैरह भी उसको बताना पड़ेगा ना आपको कि भाई अगर किसी ने भी लीव ली है तो 4 दिन पहले उसको कंफर्म कर देंगे कि आपकी लीव अप्रूव हो चुकी है। और फिर हॉलीडे में पैसा कैसा कटेगा, हर चीज़ का एक रूल्स डिफाइन होना चाहिए। अब बात करें कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस एक्ट में इंक्लूड नहीं है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड नहीं है।
यानी अगर किसी व्यक्ति को आप बोनस दे रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कल के दिन कि भाई हमने तो उसको बेच दे दिया है, या आप ये नहीं कहेंगे आप एम्प्लॉई हैं, आप मालिक हैं किसी कंपनी के, तो आप किसी वर्कर को ये नहीं बोलेंगे कि हमने तुमको जो बोनस दिया था इसलिए अब वो वेजेस में कंसिडर हो गया। नहीं, बोनस तो आपकी कंपनी को उठाने के लिए, आपकी कंपनी के लिए जो मेहनत करी है तो उसके काम से खुश होकर आपने जो बोनस दिया है, उसकी जो एक्स्ट्रा मेहनत करी है आपने, उसको जो एक मतलब कहना चाहिए प्रोत्साहन दिया है, तो बोनस उसमें कंसिडर नहीं होगा। उसी प्रकार कोई भी हाउस का अकोमोडेशन है या फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाटर की सप्लाई उस एम्प्लॉय के लिए आपने दी है, कुछ ग्रेच्युटी आपने दी है, रिट्रेंचमेंट के बाद लमसम अमाउंट पेंशन दिया है, पीएफ दिया है, ये सारी चीज़ें जो है वेज में इंक्लूड नहीं होंगी, तो वो सीधा पूछ लेगा आपसे ईपीएस सीपीएफ में 4 ऑप्शन देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इन डेफिनेशन ऑफ वेज, यानी वेज की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ नहीं आएगी। तो बोनस वेज की डेफिनेशन में नहीं आएगा, अच्छे से आप बिल्कुल इसको मकअप कर लेंगे। हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर इलेक्ट्रिसिटी मेडिकल अटेंडेंस, ये सब वेज की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये वेज के परव्यू से बाहर है। वेज के एक्स्ट्रा आपको एम्प्लॉय के लिए देना, उसको प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। पेंशन, पीएफ, ट्रैवलिंग अलाउंस, किसी काम से अगर वो आपके गया मोटरसाइकिल से, मान लीजिए कार से, तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो आप दे रहे हैं उसको वो वेज में कंसिडर नहीं करेंगे, और ग्रेच्युटी को भी आप वेज में कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस बात को अच्छे से इंपोर्टेंट नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, यहाँ से बनने के चांसेस है क्वेश्चन, और यहाँ से। अगली बात है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे में अगर कोई भी एम्प्लॉई है काम कर रहा है, तो जो रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यक्ति है मैन, वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि प्रॉपर वेज मिल रहे हैं या नहीं। कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो मैनेजर नियुक्त किया है किसी भी मालिक ने, तो वो जो मैनेजर इस चीज़ का ध्यान रखे कि प्रॉपर वेजेस उनको मिले एम्प्लॉय को। उसी प्रकार कंट्रोल सुपरविजन जो है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो सुपरवाइजर है वो ध्यान में रखे। अब बात करें हम कि भाई कहीं पर भी अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा लोग अगर एम्प्लॉयड हैं किसी फैक्ट्री में कहीं पर भी, तो महीने की जो 10 मतलब 10th डे है, तो पेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th डे, मतलब एक महीने उसको सपोज कि आप काम कराया, अब महीने की 1 तारीख को जनरली देते हैं सैलरी, बट महीने की 1 तारीख को नहीं भी दे पाए तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको देना पड़ेगी, यानी 10 तारीख तक हर हाल में आपको जो है सैलरी देना पड़ेगी। तो आप इतना सा याद रखिए, एमसीक्यू ऐसा बनेगा कि जिस फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉई हैं, तो उसमें आपको याद रखना है कि पेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th डे, यानी 10 दिन के बाद तो हर हाल में 10 दिन के पहले पहले उसको जो है उसके वेज देना पड़ेंगे। बट अगर कहीं 1000 से कम लोग हैं किसी फैक्ट्री में, तो 7th डे, 7वां दिन की जो वेज पीरियड है आपका, उसकी एक्सपायरी के वो एक्सपायरी डेट उसकी निकले, उसके 7वें दिन के अंदर अंदर आपको जो पेमेंट देना पड़ेगी। तो आप इस चीज़ को अच्छे से रट लेंगे, बार बार मगअप कर लेंगे कि 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय जहाँ पर है 10th डे की बात की गई है, और 1000 से कम जहाँ है वहाँ 7th डे की बात की गई है। और वहीं माइन या कोई खदान है तो वहाँ बात की गई है कि भाई काम खत्म हो रहा है आपका, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 दिन के अंदर खदान खुद जाएगी, तो काम खत्म हो गया 5 महीने के अंदर, फिर 7 दिन के अंदर अंदर 7 डे के अंदर अंदर आपको जो है वेज देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमने देख लिया। अब आप किसी कंपनी के आप मालिक हैं और आपको लगा कि लेबर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो कोई फाइन अगर आप लगाएंगे तो 3% से ज़्यादा फाइन नहीं लगाएंगे, 3%। अब इसको 10% कर दे, 20% कर दे, 50% कर दे, सब गलत। 3% है, 3% ऑफ वेज जो है फाइन में रहेगा। और 15 साल से कम अगर वो चाइल्ड की उसमें आ रहा है व्यक्ति, तो उस पर कोई फाइन नहीं लगाएंगे आप। और जो भी डिडक्शन करेंगे वो ड्यूटी से एब्सेंस है, ड्यूटी में इरेगुलरिटी से कर रहा है, डिसिप्लिन लेकर, तभी आप कट कर सकते हैं, या कोई डैमेज हो गई गुड की, और कोई भी एडवांसेस या लोन वगैरह आपने दिए उसको पटाने के लिए वो नहीं पटा पा रहा है ढंग से, जो भी चीज़ें हैं वो आप नोट करेंगे। और एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना होता है, मास्टर रोल भी इसको बोलते हैं, और उसके लिए अगर आप रजिस्टर से मेंटेन नहीं करा तो 1500 से 7500 रुपये तक का फाइन उस पर लगाया जा सकता है। ये पेनाल्टी है रिकॉर्ड ना रखने के लिए। सो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, इंपॉर्टेंट बातें थी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं लाइव सेशन में कल लाऊंगा सुबह 8 बजे, और आपसे पूछूंगा ये सारी कंडीशन, आपको क्या क्या याद रखना है मैं बता दे रहा हूँ। उस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो नॉट इंक्लूड कि वेजेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं है, इसको आप रट लेंगे। 1000 से ज़्यादा वाली कंडीशन जो 10th डे है इसको रटेंगे, 1000 से कम वाली कंडीशन जिसमें 7th डे है इसको रटेंगे, माइंड की कंडीशन में 7 दिन इस चीज़ को रट लेंगे, और इस चीज़ को रट लेंगे कि 2005 में जो है 6500 रुपये था, 2017 में 24000 से कम। ये सारी वो चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम। और ये वाली चीज़ की फाइन मैक्सिमम कितने % का है, और पेनाल्टी कितने अमाउंट तक की लगेगी, बस 4-5 चीज़ें आप याद रखिए, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे।
और कल लाइव सेशन में आकर मैं यही MCQ के फॉरवर्ड में आपसे पूछूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में।